पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि राहुल विदेश से इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वह अपने शहर के लिए निकल लेता है और अपने शहर में पहुंचने के बाद वहां से एक ऑटो रिक्शा बुक करता है और अपने गांव के चौराहे के लिए वह चल पड़ता है। गांव के चौराहे के पास जब राहुल पहुंचता है तो वहां वह उतरता है और बच्चों के लिए सोचता है कि कुछ चॉकलेट और कुछ सामान वह खरीद ले। सामने उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ती है जहां वह इन सामानों को खरीदने के लिए चल पड़ता है और दुकान से चॉकलेट और कुछ अन्य खाने की वस्तुएं खरीदने के बाद वह अपने बैग में रखता है और बैग जैसे ही वह उठाता है और आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र सामने एक बाइक पर पड़ती है जिस पर कोई और नहीं रागिनी होती है, जिसके मांग में सिंदूर होता है और एक युवक उस गाड़ी को चला रहा होता है। रागिनी को इस हालत में देखने के बाद राहुल को एक पल भी यह समझने में देर नहीं लगता कि रागिनी ने उसके साथ बेवफाई की है और उसने किसी के साथ शादी कर लिया है। यह सब सोचते हुए ही राहुल को जैसे पसीने आ रहे थे और उसे यह लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ लुट गया, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वह कहीं का नहीं रहा। यह सब सोचते हुए उसके माथे से पसीने आने लगे और उसके सामने ये धरती, ये आसमान जैसे घूमती हुई दिखाई देने लगी। राहुल को लगता कि जैसे वह गस खा के ज़मीन पे गिर जाएगा, लेकिन वह अपने आप को जैसे तैसे संभाला और कुछ ही पलों में रागिनी की वो पिछली सारी बातें, वादे, कस्में उसके जहन में याद आने लगे, जैसे किसी फिल्म की स्टोरी बैक हो करके कोई देख रहा हो। और इन कुछ ही पलों में राहुल रागिनी के बारे में क्या से क्या जाने सोचने लगा और मन ही मन में बहुत सारी बातें उसको लेकर के वह विचार करने लगा। लेकिन राहुल करता तो क्या करता, यह सब देखने के बाद राहुल बहुत उदास, परेशान, हताश हो करके जब अपने घर के लिए, गांव के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसका पैर आगे जैसे बढ़ने के नाम नहीं ले रहे थे और उसको लगता कि जैसे वह अब गिर जाएगा ज़मीन पे, तब गिर जाएगा। राहुल रागिनी के बारे में सोचते समझते कब घर पहुंच गया उसे कुछ पता नहीं चला और उसके बाद हफ्तों महीनों गुजरते रहे और राहुल के जहन में बस रागिनी होती, रागिनी रहती। रागिनी के इस बेवफाई से राहुल पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया और वह एकदम उखड़ा उखड़ा रहने लगा। इन 1-2 महीने में राहुल जैसे लगता कि एक चलता फिरता लाश हो गया और उसके चेहरे की सारी लाली उतर गई और वह दिन पर दिन मुरझाता हुआ फूल दिखाई देने लगा। इन 1-2 महीनों में राहुल की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिखरे बिखरे बाल, पूरी तरह से राहुल अस्त व्यस्त दिखाई देने लगा। राहुल को लगता कि जैसे इस दुनिया में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है और सारे लोग बस किसी न किसी को लूटने के लिए लगे हुए हैं। उसका सारा भरोसा, सारा यकीन टूट गया था और वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर गया था, उसका सब कुछ उजड़ गया था। इसके बाद राहुल इस हताशा, इस निराशा में रोज़ सुबह उठता और उसके गांव के कुछ दूर पर एक नदी जो बह रही थी वहां जाता और मछलियों को आटा खिलाता।
यह सिलसिला उसका चल रहा था और एक दिन वह सुबह नदी के किनारे जा रहा था, तब तक उसका दोस्त सामने से बाइक लेकर के आते हुए दिखाई दिया। राहुल का दोस्त विशाल जब उसके सामने आ रहा था तो जब विशाल की नज़र राहुल पे पड़ी तो वह पहले तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि यह राहुल है, लेकिन जब वह बहुत करीब आया तो उसके चेहरे को देखा तो लगा कि हाँ, यह तो सचमुच राहुल ही है। और अपनी बाइक को उसने रोका और राहुल से वह पूछने लगा कि तुमने ये कैसी हुलिया बना रखी है। राहुल इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर विशाल पूछता कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना निराश, इतना परेशान दिखाई दे रहे हो। पहले तो राहुल इधर उधर की बातें करके सारी बातों को टालना चाहा, लेकिन जब विशाल उससे बहुत भावनात्मक रूप से पूछना शुरू किया कि राहुल बताओ तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस तरह से निराश हो, परेशान हो, तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिखरे बिखरे बाल, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। राहुल कहता है कि चलो नदी के किनारे बैठ के बातें करते हैं। इसके बाद नदी के किनारे पहुंचने के बाद विशाल और राहुल एक जगह बैठते हैं जहां राहुल मछलियों को दाना डाल रहा होता है और उसका दोस्त विशाल उसके चेहरे को देख रहा होता है। फिर विशाल ने पूछा कि राहुल तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना उखड़े उखड़े, इतना परेशान दिखाई दे रहे हो। विशाल की इन बातों ने राहुल को पूरी तरह से झकझोर दिया और वह रागिनी से मिले धोखे के बारे में उसे बताने लगा। सारी बात जब विशाल ने सुना तो कहा कि राहुल, यह बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, सिर्फ तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हारे साथ पहली बार यह हुआ है। बहुत लोगों को प्यार में धोखा मिला है, दोस्ती में धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। तुम्हें संभलने की ज़रूरत है और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसके सामने कुछ अच्छा बन के करके दिखाओ, जिससे उसे अफसोस हो कि मैंने जिसको धोखा दिया आज वह हमारे सामने इतना अच्छा, इतना बड़ा बन गया है। विशाल जैसे जैसे राहुल को समझा रहा था वैसे वैसे उसकी चेतना जग रही थी और उसके अंदर कुछ कर गुजरने की फिर से ऊर्जा आ रही थी। विशाल की सारी बातें सुनने समझने के बाद राहुल उस हताशा से, उस निराशा से थोड़ा बाहर निकला और उसके बाद घर आया और थोड़ा सामान्य ज़िंदगी वह जीने लगा। 2 दिन बाद फिर उसका दोस्त विशाल उस नदी के किनारे मिला और दोनों फिर वहाँ बैठ कर के बातें करने लगे। विशाल ने फिर राहुल को समझाया कि अभी बहुत सवेरा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करके दिखाना है राहुल। ये सही है कि रागिनी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ उसने बेवफाई की, लेकिन तुमको अब इसका जवाब देने का वक्त है। तुम इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम आगे पढ़ाई करो और कुछ बन के इस दुनिया को, इस समाज को और रागिनी को दिखाओ। विशाल की ये बात राहुल को पूरी तरह से छू गई और फिर उसने आगे पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद वह पढ़ाई की योजना पर काम करने लगा और 1 हफ्ते के बाद वह घर से शहर के लिए पढ़ने निकल लिया। इधर रागिनी राजेश के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं था जितना सोच करके रागिनी ने राजेश के साथ शादी किया था। राजेश दरअसल
एक चंचल भौंरा था और वह जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखता उसका आशिक हो जाता। और इसी दौरान वह अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने आने वाली एक छात्रा को दिल दे बैठा था और उससे उसके अफेयर चल रहे थे। इन बातों को लेकर के रागिनी बहुत परेशान थी, लेकिन रागिनी करती तो क्या करती, उसने तो राजेश के साथ अपनी मर्जी से शादी किया था। रागिनी राजेश द्वारा दिए जा रहे दर्द को तो जैसे तैसे सह रही थी, लेकिन जो उसको ये दर्द मिला शायद उसकी तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन राजेश कोचिंग से घर जा रहा था कि पीछे से तेज़ रफ्तार से आ रही एक ट्रक राजेश को रौंद दिया और घटनास्थल पे ही राजेश की मौत हो गई। यह सुनने जानने के बाद रागिनी के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई और उसका सब कुछ उजड़ गया। उसके ज़िंदगी में जैसे पतझड़ ही पतझड़ रह गए। रागिनी बेवा हो गई और रागिनी का सब कुछ बिखर गया, सब कुछ लुट गया। लेकिन कहते हैं कि समय कहाँ रुकने वाला है, कहाँ ठहरने वाला है। समय के आगे किसी का कोई इख्तियार नहीं होता, किसी का कोई बस नहीं चलता। रागिनी का जीवन अब एक विधवा के रूप में रह गया था। उधर राहुल पढ़ाई में अपना पूरा जी जान लगा दिया था और उसकी यह मेहनत रंग लाई और वह MBBS की पढ़ाई पूरी कर एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में नियुक्त हुआ। इस नियुक्ति मिलने के बाद राहुल बहुत खुश हुआ और उस पल उससे सिर्फ 2 चेहरे याद आने लगे जिस दिन उसकी सरकारी अस्पताल में नियुक्ति हुई। एक तो उसका दोस्त विशाल और दूसरी रागिनी। रागिनी ने शायद उससे धोखा ना दिया होता तो आज यहाँ वहाँ ना होता, और विशाल ने अगर उसे सही मार्गदर्शन न दिया होता, उसे समझाया ना होता, उसके अंदर फिर से आग न जलाई होती तो शायद आज वह यहाँ नहीं होता। अपनी पहली ज्वाइनिंग पर जब अपनी कुर्सी पर राहुल बैठता है तो इन दोनों चेहरों के बारे में वह याद करता है। इसी दौरान वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट सब उसके पास आते हैं और सब अपना परिचय देते हैं और डॉक्टर राहुल के लिए सब मिठाई लेके आते हैं और पहली ज्वाइनिंग पर राहुल का मुंह मीठा कराते हैं। पहले दिन डॉक्टर राहुल अस्पताल पे मरीजों को बहुत खुश होकर के देख रहा था और सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था। राहुल के इस व्यवहार से वहाँ के जो स्टाफ थे बहुत खुश हुए कि राहुल जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनके साथ हम लोगों को नौकरी करने में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। समय चलता रहा। एक दिन डॉक्टर राहुल अस्पताल पे बैठ के मरीजों को देख रहे थे, तभी एक 14-15 बरस का युवक दौड़ता दौड़ता उनके पास आया और बोला कि सर मेरी भाभी को बचा लीजिए, मेरी भाभी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वह तड़प रही हैं और लग रहा है कि जैसे वह नहीं बचेंगी, प्लीज़ आप चलिए उनको देख लीजिए, नहीं तो वह नहीं बचेंगी। राहुल उस युवक की बातें सुनने के बाद जल्दी जल्दी अपना दवा का बैग और आला और सब कुछ लेकर के उस युवक के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी कार में उस युवक को लाके बैठाते हैं और उसके बताए रास्ते की ओर डॉक्टर राहुल निकल लेता है। उस युवक के घर पहुंचने के बाद डॉक्टर राहुल अपनी कार को रोकते हैं और उससे निकलने के बाद तेज़ी से बढ़ रहे उस युवक के पीछे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जब वह प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक सफ़ेद कपड़े में एक महिला ज़मीन पे बेसुध पड़ी हुई है। उसके करीब जब राहुल
पहुँचते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसके नफ्स को देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उस महिला पे पड़ती है तो वह और कोई नहीं रागिनी होती है। रागिनी को देखने के बाद तो राहुल के जैसे होश उड़ जाते हैं, लेकिन रागिनी अगर इस दौरान होश में भी होती तो राहुल को नहीं पहचान पाती, क्योंकि राहुल अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी डॉक्टर राहुल दर्द का और जो उन्हें लगता है कि इन्हें जो समस्या है, दिक्कत है, उसके आधार पे दोनों हाथ में इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ दवाएं उस युवक को देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ देर बाद इनको होश आ जाएगा, और जब होश आ जाएगा तो जो दवाएं मैं दे रहा हूँ इनमें से एक एक गोली इनको खिला दीजिएगा और फिर आकर के बताइएगा, मैं अस्पताल के लिए निकल रहा हूँ। डॉक्टर राहुल फिर घर के बाहर आते हैं और युवक भी उनके पीछे पीछे आता है। डॉक्टर राहुल जब कार में बैठते हैं तो युवक पूछता है कि सर आपका कितना चार्ज हुआ। फिर राहुल कहते हैं कि चार्ज की कोई बात नहीं है, जब यह ठीक हो जाएंगी फिर मुझे आके दे देना। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है। इसका आखिरी भाग अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।